ये और वो जो क्वेश्चन है ये इधर क्वेश्चन वाला इसके पीछे नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अंडमान इकाई की ओर से एक इंटरैक्शन विद द प्रेस रखा गया है। हम सब बहुत सौभाग्यपूर्ण है कि आज हम सब के बीच में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, जो आप सबके साथ संवाद करेंगे। तो मैं समय को ज़्यादा न लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आप सबका स्वागत करें। माननीय अजय बैरागी जी। सभी मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आगामी काल 31 मई मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 9 साल का कार्यकाल संपन्न हो रहा है और ये 9 साल के उपलब्धियों के ऊपर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखा है। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश इकाई की ओर से सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आज का जो दिन है, हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम काल से शुरू करने जा रहे हैं। मोदी जी का 9 साल संपन्न होगा कल और 30 मई से 31 जून तक 31 दिन का हम लोग महाजन संपर्क अभियान जो है द्वीपों में और पूरा देश में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्य है आज कि हमारे बीच में आज हमारे यूनियन मिनिस्टर आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, उन्होंने आज अंडमान में आके आज द्वीप समूह का शोभा बढ़ाया। मैं पूरे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इकाई की ओर से मैं हृदय से उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे प्रिय नेता विशाल जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, हमारे महामंत्री रामदास जी, हमारे मीडिया कन्वीनर एम विनोद जी, और जो टोली हमने बनाया प्रदेश का, रामदास जी प्रदेश का प्रमुख है महाजन संपर्क अभियान के, उनका साथ साथ में सानाराव जी हमारे को इंचार्ज है, हमारे सुनीता शर्मा जी को इंचार्ज है, भैश्वर लाल जी को इंचार्ज है, संपा बनर्जी जी को इंचार्ज है, वो भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में शामिल है। मित्रों, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बिना किसी भ्रष्टाचार, जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए आपके मंत्रिमंडल का साथ में उनका सहयोग से 9 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक माननीय मोदी जी ने संपन्न किया है। हम लोग देखा इस 9 साल में विश्व के अंदर मोदी जी एक महानायक के रूप में उभर के आया है। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में लाल किला से उन्होंने घोषणा किया था कि मेरे देश का जो 135 करोड़ जो जनता है, देशवासी है, उनका सेवा में करेंगे और उनका एक प्रधान सेवक बन के हम सेवा करेंगे। और उसी का मुताबिक सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के हित में प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय बनाने का काम हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कोरोना महामारी में हम लोग देखा, चाहे वैक्सीनेशन देने का, वैक्सीन देने का कार्य हो, चाहे किसान सम्मान निधि का योजना हो, और ऐसा करके अनगिनत मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, अनगिनत योजना लाके, और इस योजना खाली लाना नहीं है, संपूर्ण रूप से इस योजनाओं को धरातल तक लेके जाके उसको लागू करना, इसे केवल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ही संभव है। आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा एक विनती है, क्योंकि आज हमारे परम आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी हम लोग प्रेजेंट करेंगे, और आज का जो मुख्यतः आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी उन्होंने सभी मीडिया बंधुओं को संबोधित करेंगे। लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन है, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखा है, सिर्फ ये 9 साल का उपलब्धियों को ऊपर में जो मंत्री जी आपको संबोधित करेंगे, और हमारा जो यहाँ का स्टेट है, हम लोग 31 दिन का रोड मैप बनाया, और हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, और कल से शुरू करके हम लोग 30 जून तक हम लोग करेंगे। उसमें आदरणीय मुर्गा जी आएंगे, आदरणीय सत्य कुमार जी आएंगे, और 10 दिन तक हमारा साथ में रहेंगे। बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सुंदर डिजाइन हमने बनाया है। उसके ऊपर में अगला परसों रोज आप सबसे मिलती है, हम लोग एक लोकल यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आज मैं इतना ही आपका सामने बोल के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय रूपाला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पावर पॉइंट अभी भी था ना, कितने मिनट का, कितने मिनट का, कितना कितने मिनट का दिखाइए। नेशनल से है, पार्टी कार्यालय जी, पार्टी का प्लेस है। दिखाए मटेरियल इसमें ही हो जाए। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप ध्यान से अभी हम एक वीडियो प्ले करेंगे 9 साल केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर, आप उसको देखें। नहीं ये कागज ही है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बड़ी है। भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जाता था तो सर वो आपके मोदी जी हमें बचाने का जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते साल तक जो हम राज करके उनको पीछे छोड़ करके दुनिया की इकोनॉमी में आगे छोटे बड़ों का भेद नहीं, साल का भारत है, अमृत काल के बाद खड़ी देश की नई भारत है।
अत्यंत महत्वपूर्ण आप बोलने से ठीक रहेगा। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आया है तो आप बोलने से ठीक रहेगा। वो फिर बता देना, इनको कॉपी चाहिए तो इन लोगों को दे देना। कॉपी हम लोग बात में दे देंगे। उनका किताब बना लिया, उनको दे देंगे। हाँ एक किताब ठीक है, राइट कर लेते हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय जी से गुजारिश करूंगा कि केंद्रीय मंत्री जी का शॉल बनाकर स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष जी से गुजारिश है कि मैडम का स्वागत शॉल देकर करें। अब मैं हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री विशाल जौहरी जी से अनुरोध करती हूँ मंत्री जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम के पूरे कन्वीनर, स्टेट कन्वीनर और हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री के रामदास जी से मैं अनुरोध करती हूँ मंत्री जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत सम्मान करें। आज के इस मीडिया वार्ता के संयोजक कन्वीनर श्री एम विनोद जी से मैं अनुरोध करती हूँ मंत्री जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत सम्मान करें। धन्यवाद, थैंक यू दोस्त। अब मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वो आप सबके बीच अपने विचार रखें। माननीय मंत्री जी। नमस्कार, राम राम। सबसे पहले मैं इस यूनियन टेरिटरी के अंडमान निकोबार के सभी प्रेस के प्रतिनिधि मित्रों का स्वागत करता हूं, सभी को धन्यवाद करता हूं, सभी का नमस्कार करता हूं, इसलिए कि मैं आपसे पहली बार मुझे मिलने का मौका देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और उनकी पूरी टीम, पूर्व अध्यक्ष भी इधर हैं और हमारे इस महाअभियान के इंचार्ज रामदास जी भी हैं, हमारे मीडिया के कन्वीनर हैं और उनकी पूरी टीम। साथियों, जैसे आपने ये प्रेजेंटेशन में भी देख लिया और इस 9 साल की उपलब्धि के बारे में मैं आपसे कुछ बिंदु शेयर करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला 2014 से, आज इनको 9 साल पूरे हो रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी ने ही अपने एक वक्तव्य में बताया था कि मैं इस 9 साल को भारत के नवनिर्माण के 9 साल के रूप में देख रहा हूँ और पूरा देश और दुनिया भी इस अंदाज से उसकी अनुभूति कर रही है। विस्तार से अगर मैं एक के बाद एक बिंदु लेता चला जाऊंगा तो मैं आज पूरा दिन ये बात कथा मेरी बता सकता हूँ, मगर मुझे 1-2 चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे जनधन योजना जब आई तो सबको लगा था कि ये बैंक अकाउंट का मसला क्या है और बैंक अकाउंट खोलने से क्या होता है और इसके पीछे ये सरकार इतना बल क्यों दे रही है। तब लोगों को ये पता नहीं था
कि कभी जाके 50 करोड़ लोग भारत की इस अर्थतंत्र के साथ जुड़ेंगे। और उस जोड़ने की जब प्रक्रिया का प्रारंभ काल था, शायद आप लोगों को भी उस समय न्यूज़ भी मिले होंगे, मुझे तो कंप्लेन भी मिली थी कि हम अकाउंट खुलवाने के लिए तो लोगों को लेके जा रहे हैं, मगर वहाँ 100 रुपया लगता था अकाउंट खोलने का, तो वो 100 रुपया उनके पास नहीं होते थे। ये धरती से आई हुई बात जब हमने प्रधानमंत्री जी से शेयर किया कि हम तो झोंपड़ी से, झुग्गी झोंपड़ियों से मज़दूरों को लेकर जा रहे हैं कि जनधन सभी को खुलाना है करके ले जाते हैं, वहाँ बैंक में जाके ये 100 रुपये का मसला आता है, तो 100 रुपये नहीं थे। तो वहाँ से हमारे वित्त मंत्री ने जनधन योजना के लिए ज़ीरो बैलेंस से भी अकाउंट खोलने का निर्णय करके सभीयों को अकाउंट में जोड़ने का प्रारंभ किया। इससे एक मैसेज ऐसा गया था कि ये ज़ीरो बैलेंस से जो अकाउंट खुल रहे हैं वो तो एक प्रकार से बैंक को कार्यभार बढ़ाने का काम है, उसमें तो कुछ लेन देन तो है ही नहीं। आज मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जनधन अकाउंट में जो हमारे देश के साधारण नागरिकों ने अपने अकाउंट खोल के जो डिपॉजिट लगाई है वो 90,000 करोड़ रुपये को क्रॉस कर गई है। आप कल्पना कीजिए, 90,000 करोड़ रुपये भारत के आम आदमी के पास से, साधारण आदमी के पास से, भारत के श्रमिक के पास से आकर हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। ये राशि कई राज्यों के बजट से बढ़िया है। तो ये इस प्रकार से छोटे कार्यक्रमों को लेते वक्त कई बातों में लोगों को पहले समझ नहीं आती थी। जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि हम टॉयलेट बनाने का कार्यक्रम पूरे देश में लेंगे, स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, तो बहुत लोगों ने उसका हंसी मजाक उड़ाने का भी प्रयास किया था कि प्रधानमंत्री होकर ऐसी टॉयलेट की बात, और वो भी लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं। मगर आज मैं जब आपसे बात शेयर कर रहा हूँ अंडमान के मेरे साथियों के बीच में, तो मैं गर्व से बता सकता हूँ कि 11 करोड़ टॉयलेट पूरे देश में भारत सरकार के इस कार्यक्रम के तहत लग चुके हैं। और इनके तहत हमारी मातृशक्ति की गरिमा और गौरव बढ़ाने का बहुत बड़ा काम पूरे देश में हो गया। और एक बड़े ही अभद्र दृश्य जो देखने को मिलते थे, उनसे हमारी मातृशक्ति का गौरव बढ़ा दिया। और इसी के चलते एक नया सामाजिक सोच बदल गया कि ये अब अनिवार्य हो गया है। ऐसा करके समाज ने भी एक्सेप्ट कर लिया और पूरे देश ने एक जन आंदोलन के रूप में इसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी के कालखंड में आपदाओं ने भी मुकाम किया। ये कोरोना का संकट पूरे विश्व को ग्रसित कर गया। पूरा विश्व आज भी इसके मार से उबरने के प्रयास में लगा हुआ, आज की डेट में भी मैं कह सकता हूँ। मगर आज पूरी दुनिया में एक बात तय हो गई है कि कोरोना का मैनेजमेंट जिस प्रकार से भारत में हुआ वो विश्व के किसी देश में नहीं हुआ। इस प्रकार की बात आज दुनिया मान रही है। और जैसे पहला ही फिगर अपने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का देखा, तो वो अपने आप में एक अजूबा है। ऐसे इतना वैक्सीनेशन करना ही एक प्रकार का हिस्टोरिक माइलस्टोन है। और बनाना, भारत के वैज्ञानिकों का बनाना, हमारा इंडिजिनस वैक्सीन का होना, वो भी इस कालखंड में भारत की कई महान उपलब्धियों में उसको गिना जाएगा। क्योंकि अभी तक इस मसले में हम वेस्ट की ओर देखते रहते थे, कभी कुछ आ जाएगा। आप सब भी जानते हैं, जब ये कोरोना का संकट शुरू हुआ था तो वैक्सीन के बारे में ही सारी डिबेट चलती थी। कौन देगा, कैसे देगा, कौन इनका खर्च करेंगे। कई महापुरुष तो उसके बारे में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर बोलते थे, हमको आज़ादी दे दो, हम बाहर से खरीद लेंगे, भारत सरकार को मुफ्त में देनी चाहिए, और लगाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे। ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव उसे बड़े एक अभियान को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे थे। मगर आज मुझे इसका जिक्र करना नहीं है। मगर जब हमारे ही वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते हुए मोदी जी ने उनकी पीठ थपथपाकर उनको इस अभियान में सफलता दिला दी, तो हमारे देशवासियों को बचने का तो साधन मिला ही मिला, मगर दुनिया के कई देशों को
नागरिकों को बचाने का संबल देने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से हुआ। जब भारत ही किसी की ओर देखता रहता था, इसके बजाय कई देश के प्रमुखों ने, कई देश के नेताओं ने मोदी जी से गुहार लगाई कि मोदी जी हमको दो। और मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि दुनिया की किसी भी महासत्ता ने इस कोरोना की महामारी में छोटे छोटे देशों को मदद करने से वो कोताही बरती है, उसमें भारत सरकार ने और मोदी जी ने आगे बढ़कर उन लोगों की मदद करने का कोशिश किया था। यहाँ जो एक दृश्य आपने देखा होगा अभी इस वीडियो में, जहाँ मोदी जी को एक नेता झुककर उसको प्रणाम कर रहा था, उसका अभिवादन कर रहा था, उसकी वजह ये मेडिकल सहायता थी। उस संकट की घड़ी में कोई इनको मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, उसी समय मोदी जी ने उनको मदद करने का आश्वासन दिया था और मदद पहुंचाने का काम भी किया था। ऐसे काम के चलते, और मैं एक दो ही उदाहरण आपके सामने, आर्थिक जो हमारे देश का परिदृश्य था वो तो आप अभी बड़े बड़े तौर पे सुन ही रहे हैं कि हम विश्व की 5वीं अर्थसत्ता बन गए और उसी में हमारा इंटरनेशनल जो हमारा मान बढ़ गया है वो अलग चीज़ है, मगर व्यवस्था में जो बदलाव आया, अब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और एक किसान के अकाउंट में पैसे का जाना। मैं खुद किसान, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भारत में कोई एक सरकार आएगी, उसमें कोई उनका एक मुखिया होगा, वो बटन दबाएगा और मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। अध्यक्ष जी, मैं एक कार्यक्रम में मोदी जी के साथ मंच पर था, दूसरा या तीसरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च करने का कार्यक्रम था जी सर। मैं उस कार्यक्रम में हम मंच शेयर कर रहे थे कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। साथियों, मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा था कि एक समय था जब प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ता था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, वो गांव में पहुँचते पहुँचते 15 पैसे हो जाते हैं। ये एलिगेशन करने के लिए आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक प्रधानमंत्री की वो पीड़ा थी, वो देख रहे थे मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे। उस पीड़ा का हल हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने निकाल दिया और आज दिल्ली से रुपया निकलता है, वो सीधा ही श्री सवा होते हुए गांव में पंचायत के अकाउंट में पहुंचता है, किसान के अकाउंट में पहुंचता है। 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के अकाउंट में जमा हो गए। 2.5 लाख करोड़ रुपया। मैं आपको एक छोटा सा फिगर आपकी जानकारी के लिए शेयर कर रहा हूँ, मेरी विद्वता दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अकेला 9 से 14 तक, इसके पूर्व के 10 यूपीए सरकार के जो 10 साल थे मनमोहन सिंह जी की सरकार के, वो 10 साल के कृषि विभाग का कुल बजट 1,17,000 करोड़ था। टोटल बजट ऑफ द एग्रीकल्चर फॉर 10 ईयर्स, 10 साल का बजट 1,17,000 करोड़, इट्स ऑन रिकॉर्ड। और मोदी जी के द्वारा 2.5 लाख करोड़ तो किसानों के अकाउंट में जमा कर दिए। बजट की बात की चर्चा करने का बात अलग है। 10 साल के बजट की जितनी अमाउंट थी उससे 2 गुनी रकम तो किसानों के अकाउंट में, वो भी ट्रांसपेरेंटली, किसी को कहीं जाना नहीं है, किसी को कहीं कुछ करना नहीं है, सीधे ही उसके अकाउंट में चले जा रहे हैं। ये कुछ बातें मेरे विभाग रिलेटेड भी मुझे आपसे कहनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने ही इस पूरे कोस्टल बेल्ट को देखते हुए, फिशरीज क्रियाकलाप को देखते हुए, फिशरमैनों को देखते हुए, और हमारी इतनी पुरानी पारंपरिक ये व्यवसाय होने के कारण इस डिपार्टमेंट को स्वतंत्र डिपार्टमेंट बनाने का निर्णय भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ, वरना उनका मंत्रालय नहीं था। एनिमल हस्बेंड्री को भी स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिया गया। ये दोनों मंत्रालय स्वतंत्र बनने के कारण इनका फोकस बदल गया। अब मंत्रालय बना दिया, उसके लिए भी मैं एक फिगर सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा। 47 से आज़ादी के काल से, जैसे 15 अगस्त 47 को हमारा
भारत देश स्वतंत्र हमारे बंधारण के अनुसार चल पड़ा, तब से लेकर 14 तक फिशरीज सेक्टर में भारत सरकार की ओर से 3,680 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। 47 से 14 तक 3,680 करोड़ रुपए का टोटल व्यय हुआ। ये विभाग स्वतंत्र करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक योजना इस विभाग के लिए लागू की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अकेली 20,000 करोड़ की योजना, 20,050 करोड़ की एक योजना। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए लैंडिंग सेंटर हो, हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, इनका मार्केटिंग लिंकेज हो, इन सबको सुधार करने के लिए 8,000 करोड़ का अलग से एक फंड निर्माण किया, FIDF करके। और इन दोनों को चलते हुए जब हमारे डिपार्टमेंट की ओर से हम पूरे देश में इसका काम कर रहे थे, तो इसी साल हमारे वित्त मंत्री जी ने इसमें और 6,000 करोड़ का प्रावधान करके हमको और इजाफा देते हुए इस क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया। ये फिगर 47 से 14 तक का 3,680 करोड़ के टोटल व्यय के सामने मैं ये फिगर आपके सामने रख रहा हूँ। इन चीज़ों को आप जब देखेंगे, सुनेंगे, तो और भी कि ऐसे कितने ही बिंदु हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, मगर आप जानेंगे तो बड़ी आपको भी ताज्जुबी लगेगी। 14 में हमारे देश में 2 मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी और 99% हमारा मोबाइल का जो इंस्ट्रूमेंट थे वो हम सारा इंपोर्ट करते थे। अब 200 से अधिक कंपनियां प्रोडक्शन में आ गई हैं। एप्पल ने 1 लाख लोगों को हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे दिया, उन्होंने यहाँ अपना कारोबार शुरू कर दिया। सैमसंग ने भी इधर कर दिया, वीवो ने भी इधर कर दिया। और आज इस एक साल में, पिछले वित्तीय एक साल में $9 बिलियन के अकेले मोबाइल हमने एक्सपोर्ट कर दिए। जहाँ 2 मोबाइल कंपनियाँ थी, हम एक भी मोबाइल बाहर से, और मोबाइल मतलब हम तो यही मानते थे कि वो तो इंपोर्ट ही करने की चीज़ है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ ही नहीं है। आज $9 बिलियन का एक्सपोर्ट इसके ज़रिए हम कर पाए और 750 को क्रॉस कर गई है। एवर हमारा जो एक्सपोर्ट था उनको अभी तो 770 लेटेस्ट फिगर जो मिल रहा है $, इतने बिलियन का एक्सपोर्ट इसी साल हमने क्रॉस करके कर दिए। आप देखते होंगे एयरपोर्ट, 74 एयरपोर्ट 14 में ऑपरेशन में थे, अब 140 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गए हैं। रेलवे के लिए उनके ट्रैक का बनना, इलेक्ट्रिफिकेशन का होना, ट्रेनों का, और जो आप देख रहे हैं वंदे भारत वगैरह, मेरे से भी ज़्यादा आप सब जानते हैं, इसलिए इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मगर रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता, आज प्रत्येक भारतवासी इसकी प्रशंसा कर रहा है। सभी को देखने को लगता है कि ये भी अभी कुछ साफ़ सुथरी रखने की व्यवस्था सरकारी संस्थानों को भी हो सकती है और उसमें रेलवे स्टेशनों में भी हो सकती है। ऐसा जिस प्रकार का कारोबार अभी हमने करके रख दिया है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी के बनने के बाद, पहले तो कई सालों से निलंबित था, एजुकेशन का पॉलिसी ही नहीं था, मगर अब एजुकेशन पॉलिसी बन गई, 7 IIM बन गए, नए 7 IIT बन गए, 15 एम्स बन गए, 209 मेडिकल कॉलेज बन गए और 320 नई यूनिवर्सिटियाँ और 5,000 से ज़्यादा नई कॉलेजें इस 9 साल के अंदर मोदी जी के दिशा निर्देशों पे हमारे देश में आकार ले रही हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि कल ही आप सब लोगों ने देखा भी और यहाँ भी आपने देखा कि पार्लियामेंट का नया संसद भवन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो गया और 30,000 पंचायत घरों को नया बनाने के साथ साथ नया पार्लियामेंट का भवन बनाने का एक बहुत ही हिस्टोरिकल काम मोदी जी के कालखंड में उपलब्ध हो। आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क।
एनीथिंग आपको कुछ और क्वेरी? कृषि सेक्टर में कुछ पूछ सकते हैं सर आपसे? कृषि का सेक्टर में कुछ पूछ सकते हैं? पूछिए। सर ऐसा कुछ बेनिफिशरीज नाराज है सर, बेनिफिशरीज उनको क्यों 2020 में जब बोर्ड बनाया था सब्सिडी में बनाया गया था, आज तो उनको सब्सिडी नहीं मिला है। हमारा कुछ एविडेंस भी शायद आपको दिखा भी दें। कृषि डिपार्टमेंट के 5 ऑफिसर आके साइन किए थे, अपडेट लिए, सब कुछ लिए, लाइसेंस तक हो गया, आज तो उनको सेक्रेटरी बेसिस फंड नहीं पास कर रहा है। ये रहते हुए बेनिफिशरीज क्या ना अपना डोंगी किनारे रखे थे, ये तूफान को अरबा का आते रहता सर, इनका वजह उनको क्या हुआ, बहुत डैमेज हुआ। आज तो उनको किसी डिपार्टमेंट फंड नहीं मिला है और वो पूरा परेशान है। सेक्रेटरी साहब को जान, सेक्रेटरी साहब को आप केस में जाकर केस करिए, कोर्ट में जाकर केस करिए, मैं एविडेंस आपको। ये सारा एक डॉक्यूमेंट भी आपके पास आ रहा है, सबको दे रहे हैं, हाँ, जिससे आप इसको जिस्ट उसका अपडेट है कंप्लीट। नहीं, ऐसे मत करो, ये कागज़ आज का लिखा हुआ और आपकी प्रे जो है जी। वो आप मुझे दे दो, मैं इस आपकी जो भी डिटेल होगी जी। उसकी तहकीकात करके उसको न्याय दिलाने की हम कोशिश करेंगे। मैं न्यूज़ आप तक से हूँ और सबसे पहले आपको हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद सर। पूछना चाहेंगे जैसे कि 9 साल का बात बोल रहे हैं, सरकार लक्ष्मी जी के बनती तो 9 साल हो गए। जब पिछले बार मोदी जी यहाँ पे आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि 25 वर्ष जो यहाँ पे पानी और बिजली की समस्या नहीं होगी कट, मगर आज आप पूरे अंडमान निकोबार में देखेंगे तो कई दिनों तक पानी नहीं आ रही है और बिजली कई घंटों तक रहते हैं। तो वैसे में 9 साल के आपके जो मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसमें क्या बेनिफिट अंडमान निकोबार के लोगों को मिले, ये जानना चाहते हैं। देखो, अंडमान निकोबार के लिए अकेले मेरे विभाग की मैं डिटेल आपको दे दूंगा कागज़ के रूप में कि पहली बार हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की ओर से यहाँ कितना आया है, जो नई हैचरीज हैं, नए बायोफ्लॉग्स हैं, नए रिसर्कुलर यूनिट दिए हैं, नए बोट्स दिए हैं, डीप सी फिशिंग के लिए वेसल हमने मंजूर किए हैं और भी कई चीज़ें हम दे रहे हैं। और ये तो यूनियन टेरिटरी है, सो ऐसा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटरों की ओर से हमारे पास जो भी और भी स्कीमें आएंगी तो इनको भी हम मंजूर करेंगे। मगर मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ जो आप कह रहे हैं कि पानी और बिजली, तो ये एक तो आपका ज्योग्राफिकल जो स्टेटस है और यहाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग करके लाना, बाहर से लाना, इसी के कारण ये अभी हो रहा है। अभी पानी के बारे में जल शक्ति मंत्रालय के बन जाने के बाद पूरे देश में 12 करोड़ लोगों को नल से जल देने का कार्यक्रम संपन्न हो चुका, इस देश में पहली बार हो रहा है। यहाँ भी इस कार्यक्रम को हम ताकत से लागू करवाएंगे, हम इसका स्टॉक भी लेंगे और इस समस्या का समाधान भी देंगे। सर, एक ऐड करना था, मोदी जी ने 2018 में ही 50 मेगावाट LNG प्लांट का घोषणा करके गए, पैसा भी भेज दिया। उसको लेके होपटाउन में जेट्टी भी एक्सटेंड किया गया कि LNG का जहाज़ आके बैठने के लिए, लेकिन वो प्लांट कार्यान्वित नहीं हो पाया, इसमें थोड़ा डिले हुआ। लोग अपोज कर रहे हैं सर वहाँ पे, उसके लिए उसमें डिले हुआ और उसका भी एक समाधान हो जाने से बिजली का दिशा में एक बड़ा काम हो जाएगा। नया टेक्नोलॉजी सर, अंडमान में गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के अलावा अगर देखें तो टूरिज्म सेक्टर एक है और साथ ही साथ फिशरीज जो है उसमें काफ़ी देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ है अगर उसको बढ़ावा दिया जाए तो। लेकिन यहाँ पे फिशरीज में किसी तरह का नज़र नहीं आ रहा है कि किसी तरह की बढ़ोतरी हो रही है, बहुत कमियां हैं। जिस तरह से टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी कुछ हो रहा है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फिशरीज से हो सकता है वो नज़र नहीं आ रहा है सर। तो उसके लिए आप ऑफकोर्स आप मिनिस्टर हैं, आप वंस इन अ वाइल आएंगे तो आपको ज़्यादा ग्राउंड लेवल की नॉलेज तो नहीं है यहाँ की। आप यहाँ के लोकल जो आपके पार्टी वाले हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के, उनके लिए क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? जो सेंट्रल में तो इम्प्लीमेंट्स होते लागू होता ही है काफ़ी सारे जो है योजनाएं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं यहाँ पे हो पा रही है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि मैं अपने पार्टी के लोगों को पूछूंगा, मैं अपने अधिकारियों को पूछूंगा, वो मैंने पूछ लिया।
मैं फिशरमैनों को ही पूछूंगा, मैं फिशरमैनों से मिलूंगा, उनसे जानकारी लूँगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने हमारे विभाग के साथ मिलकर पूरे सागर परिक्रमा का एक कार्यक्रम लिया है और इसी का आज भी एक हिस्सा है। मैं पूरे तट में बाय बोट घूम रहा हूँ। आज तो मैं यहाँ जो आया हूँ वो एक हमारा यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च का काम चल रहा है जो हमारा एमपीडा के साथ संयोजन से यहाँ चल रहा है। उसमें एक NBC मोनोडोन का बन रहा है। ये मैं आपको जानकारी दूँ कि ये अभी 1-2 महीने में कार्यरत हो जाएगा। आज मैं इसका विजिट करने के बाद इधर आया हूँ इसलिए कह सकता हूँ। अब वो पूरा रिसर्च परफेक्टली तैयार हो गया है। ये NBC होने से ये भारत का पहला NBC होगा, भारत का पहला NBC। ऐसा एक भी सेंटर भारत में अभी तक नहीं है। इसका श्रेय अंडमान निकोबार को मिलने वाला है। अब 1 या 2 महीना मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वक्त अब लगने वाला नहीं है। पूरी तैयारियां होगी। इनके चलते आज जो हमारा ये एक्वाकल्चर फिशरीज में जो हमारे देश का स्टेटस है वो देश का स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा। अंडमान का भी हो जाएगा मगर देश का हो जाएगा। और इसी के चलते आज मैं इनका स्टॉक भी ले रहा हूँ और फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ भी बैठ रहा हूँ। आपके लिए यहाँ डीप सी फिशिंग करने का बहुत ही अच्छा स्कोप है। उसके लिए हम हमारे विभाग की ओर से फिशरमैनों को पूछ के उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो सहूलत देने की आवश्यकता होगी वो करने के लिए हम तैयार हैं, वो देने के लिए भी हम तैयार हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज यहाँ कैच कल्चर भी हो सकता है, यहाँ और भी कई अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। और डीप सी फिशिंग के लिए तो यहाँ बहुत ही अच्छा स्कोप है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी की आवश्यकता होगी तो वो भी हमारी स्कीम में है। मगर ये सारी चीज़ें मैं फिशरीज में काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, फिर हमारी सरकार में यहाँ जो भी गैप्स होंगे उसको मिटवित करके इनको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। सर हमारा एक सवाल है, यहाँ फिशरीज डिपार्टमेंट से केच प्रोग्राम करा रहा है, ट्रेनिंग करा रहा है, 3 दिन का 5 दिन का करा रहा है, इसी तरह सी बीट का भी करा रहा है, यहाँ से चेन्नई तक बेच के करा रहा है। फिर उसके बाद आने वाले डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं, कोई आगे इम्प्रूव करते ही नहीं। इसमें सवाल नहीं आ रहा है। उन्होंने तो ट्रेनिंग दे दिया, फिर आपको करना है। डिपार्टमेंट आपको करने के लिए कोई आप बाधा है तो बोलिए। आपको ट्रेनिंग दे दिया सो आपको फिर अमल करना चाहिए। ट्रेनिंग है उसके बाद तुम आगे क्या करना, डायरेक्टर साहब से जब मिलते हैं, सेक्रेटरी साहब से, उसका आगे कोई प्रोसीजर नहीं बता रहा, जमीन हम लोग नहीं मिल रहा, पानी। आप अपनी जो भी बातें हैं ना वो एक राइटिंग में लिख के दीजिए। हम इसके लिए ही आए हैं। धन्यवाद, थैंक यू।